Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे और वो लास्ट लेक्चर है मेटालिक सॉलिड्स। हाँ जी, मेटालिक सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं। ऐसे सॉलिड जिनमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे कि ये मेटालिक सॉलिड्स हैं। द सॉलिड्स हैविंग मेटालिक बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल वगैरह, तो ये सारी मेटालिक सॉलिड की एग्जांपल आ जाएंगी। अब जैसे हमने पढ़ा कि आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी तरह कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि वो बॉन्ड जो कि मेटल्स को आपस में कनेक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे कि ये मेटालिक बॉन्ड है। अब मेटालिक सॉलिड्स को समझने के लिए हम कुछ थ्योरीज जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इट इज द इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी फर्स्ट थ्योरी थी जो कि मेटल के स्ट्रक्चर को, मेटल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। इस इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी फर्स्ट टाइम ब्रूट ने जो है वो एक्सप्लेन की थी और बाद में जो है वो इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की थी 1932 में लॉरेन ने। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल्स की क्वालिटी होती है कि मेटल्स जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि कैटाइन बन जाएंगे और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इनसे रिमूव हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मिलकर एक पूल और एक गैस जनरेट करते हैं। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से एक स्पेसिफिक, एक मेजरेबल डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं और ये एक तरह से क्रिस्टल लैटिस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब जो इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से एसोसिएट नहीं करते, एक एटम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं और मूव करते रहेंगे। और लेकिन ये है कि एक पार्टिकल के साथ, एक कैटाइन के साथ एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम मौजूद होगा। वो इस अपने एटम का भी हो सकता है और किसी दूसरे पार्टिकल का भी जो है वो हो सकता है। तो इस तरह ये कैटाइन और इलेक्ट्रॉन मिलकर ये एक पूल जनरेट करते हैं और इस तरह मेटल के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली पॉलिंग ने एक्सप्लेन की थी और पॉलिंग ने बेसिकली इस थ्योरी में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेगा। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लोकलाइज्ड है, यानी कि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो अपने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और जब वो मूव करेंगे तो वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम मेटल का एक स्ट्रक्चर बोलेंगे। थर्ड हमारे पास थ्योरी आ जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है। अब किसी भी एटम में वो ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस के करीब है, या हम कह सकते हैं जो इनर शेल्स हैं वो कंप्लीट है और उनके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो लोकलाइज्ड है। लेकिन वो ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस से दूर हैं, जो कि इनकम्प्लीट हैं, वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड है और इन ऑर्बिटल को हम डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। अब क्या होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो उन्होंने बताया कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं और वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं और क्लोजली स्पेस जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो एनर्जी जो है वो कुछ फॉर्म में रिलीज होती है। इस वजह से हम इस थ्योरी को बैंड थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी के जो है वो बैंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम बैंड थ्योरी भी है।
अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड। मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। जैसे कि हमको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की क्वालिटी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों की वजह से कंडक्ट होती है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फ्री आइंस की वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर हम किसी भी मेटल को किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव पोल की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब अगर हम ऐसा करें कि जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, हम इसको हीट करना शुरू कर दें, तो हीट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, अब जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि अपनी जगह पर फिक्स थे, हीट करने से उनकी एनर्जीज बढ़ेंगी, और एनर्जी के बढ़ने से वो अपनी जगह से ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। अब जब ये ऑसिलेट और वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जब रुकावट आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब हम किसी भी मेटल पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। जैसे कि मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, सेम उसी तरह मेटल्स जो है वो हीट की भी गुड कंडक्टर है। हीट भी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो हीट की भी कंडक्टेंस होगी। अब क्या होगा कि मेटल का एक पार्ट जो है वो हम उसको हीट करना शुरू करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो जो पूरी मेटल है वो पूरी हीट अप हो गई है। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से मूव तो नहीं कर सकते, मेटल्स हैं, मेटल्स में एटम्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, एटम एक जगह पर वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशंस की वजह से वो अपनी एनर्जी अपने एडजेसेंट एटम को, एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते जाते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो कंडक्ट होती जाएगी। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है मेटेलिक लस्टर। मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, वो लस्ट्रस होती है। अब लस्ट्रस सरफेस क्यों होती है कि जब हम किसी भी मेटल के ऊपर लाइट फॉल करें या मेटल को कोई एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। जब वो एक्साइट हो जाएंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे कि वो हाई एनर्जी स्टेट पर चलेंगे। अब हाई एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल है, वहां पर वो कुछ स्पेसिफिक नैनो सेकंड के लिए रिजाइड करेंगे और थोड़ी देर बाद वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाएंगे जहां पर वो ऑलरेडी मौजूद थे। और जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, जो लाइट एब्जॉर्ब की थी, वो एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और जो लाइट जब जो एमिट होगी तो इस वजह से हम बोलेंगे कि मेटल की जो सरफेस है वो शाइनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि मेटल की जो सरफेस है वो मेलिएबल और डक्टाइल है। मेलिएबल और डक्टाइल मतलब मेटल के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके हम उसको डी शेप कर सकते हैं, हम उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके, मेटल को हीट करके मेटल को फ्रैक्चर किया जा सकता है, यानी कि मेटल को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, वो फ्रैक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल हमने बेसिकली मेटल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट को देखना है। जैसे कि हमें पता है कि एटम्स जो है वो एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक डायग्राम जो है वो आपको दिखाई जा रही है, और इस डायग्राम में जो एटम मौजूद है वो एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड है।
यानी कि कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड है और इनके दरमियान कुछ स्पेसेस मौजूद हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है स्फेरिकल, और इसमें जो है वो हमारे पास 12 जो है वो एटम्स मौजूद है, कह ले बॉल्स की तरह की अरेंजमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर 12 एटम मौजूद है। लेकिन अगर हम इनको दोबारा से रीअरेंज करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्पेसेस हैं वो थोड़ी रिड्यूस हो गई हैं, स्मॉल स्पेसेस आ गई हैं एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पिछले स्ट्रक्चर में हमारे पास 12 एटम्स थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास 11 एटम मौजूद हैं, और इन दो एटम के दरमियान सेंटर में एटम मौजूद है, और जिसने इनके दरमियान जो स्पेसेस थी उनको मिनिमाइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एटम की एक लेयर होती है, और उस लेयर में जो स्पेसिस है हम उनको लेट सपोज नाम दे देते हैं ए। अब उन स्पेसिस को कवर करने के लिए हमारे पास एटम की एक और लेयर आ जाती है। वो उन स्पेसिस के ऊपर एटम की सेकंड लेयर मौजूद होगी, और उसमें भी कुछ स्पेसिस होंगी। तो इसी तरह उन स्पेसिस को कवर करने के लिए जो है वो हमारे पास एक और लेयर आ जाती है। इस तरह अरेंजमेंट चलती जाती है। यानी कि जो फर्स्ट लेयर की स्पेसिस होंगी उनको ए बोलेंगे, सेकंड लेयर की जो स्पेसिस होगी उनको बी बोलेंगे, और इन स्पेसिस को हम इंटरस्टिशियस या क्रेविसेस भी बोलते हैं। यानी कि जो एटम के दरमियान जो थोड़ी बहुत स्पेसिस हैं उनकी वजह से अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा डिफर करेगा। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट है एटम की। फर्स्ट वाली को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बेसिकली इसको हम फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक एटम की लेयर है, उसके अंदर जो स्पेसिस हैं उनको कवर करने के लिए हमारे पास एटम की सेकंड लेयर आ जाएगी, और जो सेकंड लेयर के एटम्स हैं उनको कवर करने के लिए हमारे पास एटम की थर्ड लेयर आ जाएगी। इसी तरह थर्ड के बाद जब फोर्थ लेयर आएगी तो उसकी अरेंजमेंट फर्स्ट की तरह की होगी। इसी तरह जो फिफ्थ लेयर होगी उसकी अरेंजमेंट सेकंड की तरह। यानी कि हम कह सकते हैं कि एबीसी अरेंजमेंट या 1 2 3 1 2 3 अरेंजमेंट जो है वो ये चलती रहती है। तो इस तरह की जो पैकिंग होगी उसे हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास एटम्स की एक लेयर होगी, और उस लेयर में जो एटम्स हैं उनकी स्पेसिस को कवर अप करने के लिए हमारे पास सेकंड एटम की लेयर होगी। और इसी तरह ए बी अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, या 1 2 1 2 अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो पैकिंग आएगी उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो बेसिकली मेटल्स की दो तरह की अरेंजमेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग and hexagonal close packing. Thank you very much.